वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का आंसर राइटिंग के हमारे आज के इस सेशन में। आई होप कि आप इस शेड्यूल को फॉलो करते हुए डेली बेसिस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं और आंसर्स भी लिख रहे हैं। टेलीग्राम चैनल को आप लोगों ने ज्वाइन कर रखा है। कई सारे लोगों के मन में ये दुविधा है कि आखिर क्वेश्चंस और टॉपिक्स का शेड्यूल आपको कहाँ मिल पाएगा। तो शेड्यूल आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिल जाएगा, जिसे आपने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है। वहीं पर शेड्यूल अवेलेबल है। आपको पता होता है कि किस दिन आपको क्या पढ़कर आना है और कहां से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आप उनकी प्रैक्टिस करने के बाद अपने आंसर्स को वहीं पर टेलीग्राम ग्रुप में ही पोस्ट कर दें। अच्छा, मैंने ये देखा कि कई सारे लोग जो अपने आंसर्स हैं उसे ऐसे ही रैंडमली पिक्चर क्लिक करके पोस्ट कर दे रहे हैं। माना कि आपके जो दोस्त हैं वो उसे आसानी से पढ़ और समझ सकते हैं, लेकिन अगर हम पिक करना चाहें कि कौन से आंसर्स बेस्ट हैं जो हम आपको दिखा सकें, तो उसके लिए अच्छा होगा कि आप अपने आंसर्स को बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से किसी पीडीएफ फॉर्म में अपडेट करें। ये ना केवल हमें आपके आंसर्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा, बल्कि आपके जो दोस्त हैं वो भी बेटर तरीके से अपने आंसर्स, मतलब आपके जो आंसर्स हैं उन पर आपको अच्छा फीडबैक दे पाएंगे। तो ये एक अच्छा तरीका होगा इस तरीके से अपने आंसर्स को पोस्ट करने का। आप जो अपने आंसर्स हैं वो बिल्कुल प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से पोस्ट करें, ठीक है। तो अगर आप अपने आंसर्स को अच्छी तरीके से पोस्ट करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है यहाँ पर उन्हें समझना, देखना। और ऐसे कई सारे एस्पिरेंट्स हैं जो डेली बेसिस पर अपने आंसर्स को लिख रहे हैं और वहां पर वो उसे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट भी कर रहे हैं। तो ये काम आप भी कर सकते हैं। जरूर से आप इस काम को करें और आंसर्स को लिखने का जो आपका फॉर्मेट है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेटर बनाएगा। और एट द सेम टाइम हम यहाँ पे जो डेली बेसिस पर डिस्कशन करते हैं उससे भी आपका जो डिस्कशन है वो एनरिच्ड हो जाएगा। तो इन सभी बातों के बाद आइए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कई सारे बच्चे अपने आंसर्स वगैरह पोस्ट कर ही रहे हैं, तो आप भी पोस्ट करें। अब हम शुरुआत करेंगे अपने आज के इस सेशन की, जहां पर जो भी क्वेश्चंस आपने आज अटेम्प्ट किए हैं मैं उनका एक ओवरव्यू दूंगा कि उन्हें आप कैसे ड्राफ्ट कर सकते हैं, कैसे उसे बेटर तरीके से अटेम्प्ट किया जा सकता है। कंटेंट आपके सिनॉप्सिस में ऑलरेडी अवेलेबल होता है। यहां मामला कंटेंट का नहीं होता, मामला होता है ड्राफ्टिंग का, कि क्या आप अपने क्वेश्चन को सही तरीके से समझ के ड्राफ्ट कर पा रहे हैं। अब यहां पर आप देखिए तो जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है दैट इज अबाउट मॉल्युमेंटो रिफॉर्म। मॉल्युमेंटो रिफॉर्म 1909 का है और यहां पर आपको इसे क्रिटिकली एनालाइज करना है कि क्या ये इंडियंस की एस्पायरेशंस को फुलफिल कर पाया। तो यहां पर एक बहुत ही सीधा सा फॉर्मूला बनता है। आपको इस क्वेश्चन को आंसर करते वक्त सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस करना होगा और इंट्रोड्यूस करते वक्त आपके सामने कई सारे चॉइसेस अवेलेबल होंगी। जैसे जो सेंट्रल थीम है वो मॉल्युमेंटो रिफॉर्म है। मॉल्युमेंटो रिफॉर्म सेंट्रल थीम है। अगर मॉल्युमेंटो रिफॉर्म सेंट्रल थीम है तो आपके पास कई सारी चॉइसेस हैं इस थीम को पकड़कर अपना इंट्रोडक्शन फ्रेम करने की। पॉइंट नंबर 1, आपसे यह पूछा गया है कि इसके इंप्लीकेशंस क्या रहे और इन इंप्लीकेशंस ने एक्चुअली में इंडियंस के एस्पायरेशंस को पूरा किया या नहीं। पहली चीज, आपसे प्रोविजंस नहीं पूछे गए हैं। आपसे प्रोविजंस नहीं पूछे गए हैं मतलब अगर आप चाहें तो प्रोविजंस को इंट्रोडक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और सीधी सी बात है ना, अगर आप इंप्लीकेशंस लिखने जाएंगे तो आपको प्रोविजंस बताने ही पड़ेंगे। बिना प्रोविजंस को बताए आप इंप्लीकेशंस नहीं लिख पाएंगे। बट इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप एक अलग से पार्ट बनाकर पहले आप प्रोविजन बताएं, फिर पॉजिटिव इंप्लीकेशन बताएं, फिर नेगेटिव इंप्लीकेशन बताएं, क्योंकि क्रिटिकली पूछा गया है, क्वेश्चन आपका 10 मार्कर में है। तो यहां आपके पास इतना स्कोप नहीं है। आप मैक्सिमम पॉजिटिव और नेगेटिव इंप्लीकेशन ही बता सकते हैं। तो प्रोविजंस आप पैरेलल लेके जाए, दैट विल बी मच बेटर, ठीक है। बट यहां पर आपके पास प्रोविजंस का ओवरव्यू देने का मौका रहेगा। अगर आप चाहें तो 1909 के इस एक्ट का जो बैकग्राउंड है उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आखिर इस एक्ट को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। ये एक अच्छा इंट्रोडक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आप सभी लोगों को पता है कि स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट जो शुरू हुआ उसके बाद जब मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच की स्प्लिट हो गई 1907 में, तो उस स्प्लिट से उन्होंने एक और एक्सट्रीमिस्ट को सप्रेस कर दिया और मॉडरेट्स को अपीस करने के लिए वो उनकी कुछ डिमांड्स को फुलफिल करना चाहते थे और इसी पर्पज से मॉल्युमेंटो रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया था। तो आप चाहें तो बहुत ही सिंपल सा बैकग्राउंड मॉल्युमेंटो रिफॉर्म का इंट्रोड्यूस कर सकते हैं यहां पर अपने आंसर में। तो अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन फ्रेम करना चाहिए और इंट्रोडक्शन फ्रेम करने के लिए जो आपके पास सेंट्रल थीम है वो है मॉल्युमेंटो रिफॉर्म। और जो मॉल्युमेंटो रिफॉर्म आपके पास सेंट्रल थीम है, आप सीधा इसका जो बैकग्राउंड है वो एक्सप्लेन कर दीजिए। और आपके पास जो बैकग्राउंड अवेलेबल है वो किसका है, वो है स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट का। तो स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, आप क्यों ना इसे ही पकड़ ले, आप इसे पकड़ लीजिए। स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट को कैच करिए और बता दीजिए कि स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट के प्रेशर में
मॉडरेट्स को अपीज करने के चक्कर में, मॉडरेट्स को उन्हें अपीज करना था। प्लस आप देख रहे हो कि 1906 में ही एकदम लास्ट में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हो गया है, और मुस्लिम लीग जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रही है, तो मुस्लिम लीग की जो डिमांड्स है उनको भी पूरा करना है। तो आप ये देखिए कि मॉडरेट्स की और मुस्लिम लीग की डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए, उन्हें अपीज करने के लिए फाइनली ब्रिटिशर्स 1909 का मॉन्यूमेंट ऑफ रिफॉर्म इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जिसे हम काउंसिल एक्ट के फॉर्म में भी देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप एकदम से मेंशन करो कि हाँ, वो मॉडरेट्स को अपीज करने के लिए और मुस्लिम लीग की डिमांड को फुलफिल करने के लिए, उनकी लॉयल्टी का रिवॉर्ड देने के लिए 1909 का एक्ट लेकर आ जाते हैं। आपने जैसे ही इस इंट्रोडक्शन को फ्रेम किया, बैकग्राउंड पकड़ा, इंट्रोडक्शन फ्रेम कर दिया, आप सीधा आ जाइए बॉडी पार्ट के ऊपर। अब आपको बॉडी पार्ट पर आ जाना है, और जैसे ही आप बॉडी पार्ट पर आते हैं, चूंकि आपको क्रिटिकली उसके इंप्लीकेशंस को एनालाइज करना है, तो आपको यहां पर इसके दो हिस्से बनाने पड़ेंगे। और जब आप दो हिस्सों में जाएंगे, तो सबसे पहले तो आप इसके पॉजिटिव इंप्लीकेशंस बता दीजिए, पॉजिटिव इंप्लीकेशंस बता दीजिए। और जो आप पॉजिटिव इंप्लीकेशंस बताएंगे ना, उसी से आपके नेगेटिव इंप्लीकेशंस भी निकल आएंगे। ठीक है, तो आप पॉजिटिव इंप्लीकेशंस बता दीजिए और आप नेगेटिव इंप्लीकेशंस बता दीजिए। तो पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों आप यहां पे बता दीजिए, और इन दोनों को बताने के बाद आप अपने इस आंसर को कंक्लूड कर दीजिए। अब जब आप पॉजिटिव इंप्लीकेशन बताएंगे, तो आपके पास बहुत सारी चॉइसेस है बताने को। सबसे पहले तो आप देखते हैं कि यहां पर जो लेजिस्लेचर है, सबसे पहले आप देखोगे तो जो लेजिस्लेचर है उसको एक्सपेंड किया जा रहा है, और जब उसे एक्सपेंड किया जा रहा है तो किया क्या जा रहा है, 16 से मेंबर्स की संख्या को 60 कर दिया जा रहा है। तो जो मेंबर्स की संख्या है उसको बढ़ा दिया गया। एट द सेम टाइम लेजिस्लेचर में ही इंडियंस के रिप्रेजेंटेशन को मतलब इनहेंस किया जा रहा है। इंडियंस का जो रिप्रेजेंटेशन है, इंडियंस का जो रिप्रेजेंटेशन है उसे इनहेंस किया जा रहा है। पैरेलली आप देख रहे हो तो इनडायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत की जा रही है, इनडायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत की जा रही है। लेकिन आप ये जानते हो कि इलेक्शन वर्ड यहां पर अभी भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है, और जो इलेक्शन का मैकेनिज्म है वो बहुत ही ज्यादा इनडायरेक्ट है। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन की यहां पर शुरुआत हो रही है। आप यहां पर देखो तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी अब आप पूछ सकते हो। पहले सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने के राइट नहीं थे, लेकिन यहां पर अब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का राइट भी दे दिया जा रहा है इंडियंस को। बजट के अलग अलग हिस्सों में पार्ट ऑफ बजट कैन बी वोटेड, पार्ट ऑफ बजट कैन बी वोटेड। ओवरऑल बजट अभी भी नॉन वोटेबल है, लेकिन पार्ट ऑफ बजट अभी भी, मतलब आप बजट के अलग अलग हिस्सों को वोट कर सकते हो, डिस्कशन कर सकते हो, वोट कर सकते हो। आप ओवरऑल बजट बेशक वोट नहीं कर सकते हो। तो आप ये देख रहे हैं कि अलग अलग फ्रंट पर आपको कई सारे जो पॉजिटिव चेंजेस हैं वो यहां पर देखने को मिल रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन बढ़ गया है, इंडियन पॉलिटिकल एस्पायरेशंस को यहां पर एक्नॉलेज करने की कोशिश की गई है। एट द सेम टाइम अगर आप देखें यहां पे, तो मुस्लिम्स को कॉम्युनल इलेक्टोरेट भी मिल रहा है, कॉम्युनल इलेक्टोरेट भी मिल रहा है। अब आप कहेंगे कि ये तो मतलब ये तो नेगेटिव हो गया, आप सर इसको पॉजिटिव में क्यों बता रहे हैं? आप क्वेश्चन को देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। यहां पे पॉलिटिकल एस्पायरेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिकल एस्पायरेशन, तो जो मुस्लिम्स हैं, जो मुस्लिम लीग है, वो तो इंडिया की मेन स्ट्रीम का हिस्सा है ना, पाकिस्तान थोड़ी बना है, और उनकी भी तो अपनी कुछ पॉलिटिकल एस्पायरेशंस हैं कि नहीं है? उनकी पॉलिटिकल एस्पायरेशंस हैं, और वो एस्पायरेशंस हैं कम्युनल इलेक्टोरेट की, वो उनको मिल जा रहा है। अब यहां पर आपने देखा कि कई सारे पॉजिटिव चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। इन पॉजिटिव चेंजेस के बाद जब आप निगेटिव चेंजेस पर जाओगे, तो आपको नेगेटिव चेंजेस में भी कई सारी बातें यहां देखने को मिलेंगी। नेगेटिव में आप जाओ तो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट तो यही कम्युनल इलेक्टोरेट है। ये जो कम्युनल इलेक्टोरेट है, ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, साफ साफ समझ में आ रहा है, ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है। ठीक है, ठीक है। गवर्नर जनरल की पावर लगभग इंटैक्ट है, वायसरॉय की पावर इंटैक्ट है, वायसरॉय की जो पावर है वो भी अभी भी इंटैक्ट है। हम देख रहे हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं है, नॉट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, नॉट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। इंडियंस की स्वराज की एस्पायरेशंस है। इंडियंस की अगर आप एस्पायरेशन की बात कर रहे हो, तो इंडियंस की जो एस्पायरेशन है वो किसकी है? वो स्वराज की है, जो फुलफिल नहीं की गई है।
नॉट फुलफिल्ड। तो स्वराज के एस्पायरेशंस देखो वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं। पैरेलली अगर आप कुछ और भी बातें देखना चाहो तो आप देखो कि यहां पर जो टू इनडायरेक्ट जो इलेक्शंस हैं वो बहुत ज्यादा इनडायरेक्ट हैं, इनडायरेक्ट हैं और फाइनेंशियल राइट्स नहीं है। कंप्लीट फाइनेंशियल कंट्रोल, कंप्लीट फाइनेंशियल कंट्रोल, ब्रिटिशर्स का अभी भी पूरा फाइनेंशियल कंट्रोल इंडिया के ऊपर स्टैब्लिश्ड है। तो आपको देखो प्रोविजंस नहीं बताने हैं, बल्कि आपको उन प्रोविजंस को पकड़ के उसके पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स को एक्सप्लेन कर देना है। तो आपको सीधा सा एक इंट्रोडक्शन फ्रेम करना है, इंट्रोडक्शन के बाद आपको पॉजिटिव इंप्लीकेशन बताने हैं, नेगेटिव इंप्लीकेशन बताने हैं, और इसे बता लेने के बाद आप सीधा सीधा कहां पे आ जाओगे, कंक्लूजन पे। और कंक्लूजन में आप बता दोगे कि जो इंडियंस थे वो इससे पूरी तरीके से डिससैटिस्फाइड थे। मतलब आपको सीधा और साफ क्लैरिफाई करना है कि जो मॉन्यूमेंटो रिफॉर्म है, जो एमएमआर है, यानी कि मॉन्यूमेंटो रिफॉर्म, इससे इंडियंस डिससैटिस्फाइड हैं। इंडियंस डिससैटिस्फाइड हैं। इंडियंस के डिससैटिस्फाइड होने के बावजूद ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की कड़ी में इंडियंस को हमारे पॉलिटिकल राइट्स के नजदीक लेकर जा रहा है। ठीक है, फिर भी ये हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की कड़ी में आगे ले जाता है। इसके जरिए हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप ये बताओगे कि ऑल्दो हम इससे डिससैटिस्फाइड हैं, लेकिन फिर भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में हमें आगे लेकर जाता है और इससे आने वाले समय में हम थोड़ा बहुत सीख भी पाते हैं। ठीक है, बाकी डिविजिव एलिमेंट्स जो आते हैं वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये तो आपने अपना आंसर जो है, ये पहला वाला आंसर आपने फ्रेम कर लिया। बाकी इसका कंटेंट आपको बहुत इंडेक्स फॉर्म में आपके सिनॉप्सिस में मिल जाएगा, लेकिन जो फ्रेमिंग है आपके आंसर की वो रफली यही होने वाली है। आपको इसी तरीके से अपना इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट एंड कंक्लूजन फ्रेम करके अपना आंसर डिलीवर कर देना है। आपने जैसे ये आपने इस आंसर को अपने डिलीवर कर लिया, अब अगर आप नेक्स्ट आंसर पे जाते हो, मतलब अगर आपको दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना हुआ, तो जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो ये कहता है कि 1940 से 47 के बीच में डिफरेंट इवेंट्स होते हैं जो कि लास्टिंग इंपैक्ट इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल पे लेके जाते हैं। देखो, अब यहां पर आपको सेंट्रल थीम आइडेंटिफाई करनी है जहां पर आप अपना इंट्रोडक्शन फ्रेम कर सको। तो आपका सेंट्रल थीम क्या है? पीरियड, पीरियड ऑफ 1940 से 1947, ये क्या है? ये आपकी सेंट्रल थीम है। और अगर ये आपकी सेंट्रल थीम है तो इस पीरियड में आप क्या बता सकते हो? देखो, इस पीरियड के जो इंसिडेंट्स हैं वो आप नहीं बता सकते, जो इंसिडेंट्स हुए हैं वो आप नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि यही आपको जो डिफरेंट इवेंट्स हैं, यही तो आपका बॉडी पार्ट है। तो आपको एक्चुअली में इसको तो बॉडी पार्ट में एक्सप्लेन करना है, तो आप इसे इंट्रोडक्शन में नहीं बता सकते। तो आप बता क्या सकते हो? 1940 से 47 के बीच का जो भी इंसिडेंट रहा है, आप इस इंसिडेंट को तो नहीं एक्सप्लेन कर सकते, लेकिन आप इंसिडेंट का नेचर बता सकते हो। ये जो इंसिडेंट हो रहे हैं ये क्यों हो रहे हैं, इनका नेचर कैसा है, आप ये बता सकते हो। ये जो इंसिडेंट्स हैं इनके पीछे ब्रिटिशर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, आप ये बता सकते हो। जैसे यूपीएससी ने एक दफा क्वेश्चन पूछा कि ब्रिटिशर्स ने हमारे ट्रांसफर ऑफ पावर के प्रोसेस को कॉम्प्लिकेट किया, तो आप ये देखोगे कि ये कॉम्प्लिकेशन क्यों क्रिएट किया जा रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव आप यहां पे बता सकते हो। तो इंट्रोडक्शन में आप 1940 से 47 के बीच का जो समय है उसमें जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही हैं उनका नेचर बता दो, कैरेक्टर बता दो, और ब्रिटिशर्स की ओर से उस पूरे प्रोसेस में जो कुछ भी हो रहा है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये बता दो। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया। बाकी जो मेजर इवेंट्स हैं आप उनको बताने के साथ साथ उनका जो इंपैक्ट है वो एक्सप्लेन कर दो और कंक्लूड कर दो। एकदम सिंपल सा आंसर है, मैं कहूंगा कि काफी हद तक फैक्चुअल आंसर भी आपका बनेगा। तो अगर आपको इसका इंट्रोडक्शन फ्रेम करना हुआ तो आप क्या बताओगे? अगर आपको इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन फ्रेम करना हुआ तो आप क्या बताओगे? इंट्रोडक्शन बहुत ही सिंपल बनता है, और वो क्या बनता है कि आपको ये बताना है कि ये जो पूरा फेज है 1940 से 47 का, यहां पे जो नेशनलिस्ट एक्टिविटीज हैं वो ज्यादा एग्रेसिव हैं। नेचर की बात आप कर रहे हो तो क्या बता रहे हो कि जो नेशनलिस्ट एक्टिविटीज हैं, नेशनलिस्ट एक्टिविटीज जो हैं वो ज्यादा एग्रेसिव है, मोर एग्रेसिव, मोर एग्रेसिव, ज्यादा एग्रेसिव नेशनलिस्ट एक्टिविटीज हमें यहां पे देखने को मिल रही हैं। और जो ज्यादा एग्रेसिव नेशनलिस्ट एक्टिविटीज हमें यहां पर देखने को मिल रही हैं, ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिश जो अथॉरिटी है और जो लॉयल्टी है उनको लेकर, और जो लॉयल्टी है उनको लेकर,
लॉयल्टी टुवर्ड्स देम, लॉयल्टी टुवर्ड्स देम। आप ये देखो, ये इरोड हो रही है, ये इरोड हो रही है। इस पूरे फेज में उनको लेकर जो लॉयल्टी है वो कमजोर पड़ रही है। तो उनका यहां पर अब ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या बन रहा है? उनका सिर्फ इस फेज में एक एम है। जो ब्रिटिशर्स का एम है वो क्या है? ब्रिटिशर्स यहां पर अब अपना एक दिमाग बढ़ा रहे हैं। उनका एम है रूल मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम। वो यहां पर मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम तक रूल करना चाहते हैं, और यही कारण है कि वो इस प्रोसेस को कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। कॉम्प्लेक्शन इन प्रोसेस। तो वो ये पूरा एफर्ट करेंगे कि इस पूरे फेज में जो कुछ भी हो, मतलब जो ट्रांसफर ऑफ पावर का प्रोसेस है वो कॉम्प्लेक्स हो जाए। तो ये आपको नेचर और ब्रिटिशर्स का एम बता देना है। आप इसे बताने के बाद सीधे सीधे आ जाओ कि इंसिडेंट्स के ऊपर। जैसे आपसे पूछा गया है ना कि कौन से डिफरेंट इवेंट्स हैं और उनका क्या इंपैक्ट है, आप सीधा इवेंट बताओ और उसका इंपैक्ट बता दो, बिना किसी परेशानी के। बिना किसी परेशानी के आप बताओ इवेंट्स प्लस इंपैक्ट। आपको कुछ नहीं करना है, आप इवेंट बताओ और इंपैक्ट बताओ। अगर आपको इवेंट बताना होगा तो आप मार्च 1940 का पाकिस्तान रेजोल्यूशन मिस नहीं कर सकते, अगर बात यहां पर यहीं से चल रही है तो। अगर बात यहां से शुरू हो रही है ना, तो आपको पता है कि मार्च 1940 में पाकिस्तान रेजोल्यूशन आ रहा है। पाकिस्तान रेजोल्यूशन आ रहा है और इसके बाद क्या होगा? पार्टीशन होगा ना, इंडिया का पार्टीशन हो जाएगा। तो सबसे सिग्निफिकेंट इंपैक्ट तो आपको ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन का ही देखने को मिलेगा। हाउ कैन यू मिस इट? आप इसको तो मिस नहीं कर सकते। आप देख रहे हो कि यहीं पर ऑगस्ट ऑफर आ रहा है। ऑगस्ट ऑफर आ रहा है जहां पर ऑफिशियली डोमिनियन स्टेटस देने की बात की जा रही है। ऑफिशियली इंडियंस को डोमिनियन स्टेटस देने की बात की जा रही है, प्लस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के राइट को एक्नॉलेज किया जा रहा है। फिर आप यहीं पर देखो, जो एक और की इंसिडेंट आपको देखने को मिलेगा वो होगा क्विट इंडिया मूवमेंट। आपको क्विट इंडिया मूवमेंट मिलेगा, और जब आप क्विट इंडिया मूवमेंट को पकड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा? क्विट इंडिया मूवमेंट को आप जैसे ही देखोगे, आप जैसे ही क्विट इंडिया मूवमेंट को देखोगे तो यहां पर आपको यह समझ में आएगा, क्विट इंडिया मूवमेंट को आप जैसे ही देखोगे तो आपको यह समझ में आएगा कि ब्रिटिश लॉयल्टी खत्म हो रही है। ब्रिटिश लॉयल्टी खत्म हो रही है एंड अब वो इंडिया में नहीं पसंद किए जा रहे हैं। ठीक है, और इसका मतलब यह है कि हमारा जो नेशनल मूवमेंट है वो स्ट्रांग हो रहा है। हमारा नेशनल मूवमेंट स्ट्रांग हो रहा है। आप देखो तो यहां पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एफर्ट्स किए जा रहे हैं। यहां पे आपको कॉम्प्रोमाइज एफर्ट्स दिख रहे हैं बिटवीन आईएनसी एंड मुस्लिम लीग। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा कौन सा एफर्ट देखने को मिल रहा है? आपको साफ साफ दो एफर्ट्स देखने को मिलेंगे। एक तो आपको देसाई लियाकत राजगोपालाचारी फॉर्मूला मिलेगा, यहां पे आपको राजगोपालाचारी फॉर्मूला मिल रहा है, और यहीं पर आपको देसाई लियाकत पैक्ट मिल रहा है। ये देसाई लियाकत पैक्ट और राजगोपालाचारी फॉर्मूला एग्जैक्टली क्या है? ये आपस में जो डिस्प्यूट्स हैं हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में, उसे रिजॉल्व करने का एफर्ट आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? उसका इंपैक्ट आपको समझ में आ रहा है? फिर आप आगे बढ़ोगे तो आपको शिमला कॉन्फ्रेंस मिलेगी। शिमला कॉन्फ्रेंस जहां पे वेवल प्लान आता है। शिमला कॉन्फ्रेंस में जो वेवल प्लान तैयार हो रहा है, इसमें मुस्लिम लीग वीटो मांग रही है। मुस्लिम लीग वीटो मांग रही है, और इसके बाद ये बातचीत फेल कर जा रही है। निगोशिएशन क्या है, वो फेल कर जा रहा है। निगोशिएशन फेल कर गया। मुस्लिम लीग की पोजीशन स्ट्रांग हो गई। मुस्लिम लीग की पोजीशन यहां पर वेवल प्लान या शिमला एग्रीमेंट के बाद आप देखोगे कि स्ट्रांग हो रही है। तो ये आपको यहां पे शिमला एग्रीमेंट में देखने को मिलेगा। फिर आप देखते हो कि कैबिनेट मिशन प्लान आता है।
या कैबिनेट मिशन प्लान के पहले आप यहां पे एक इंसिडेंट मेंशन कर सकते हो, दैट इज आईएनई। आईएनई का फॉर्मेशन हो रहा है, तो आईएनई का जो फॉर्मेशन हुआ है आप इसे मिस नहीं कर सकते। आईएनई का जो फॉर्मेशन है ना, ये ब्रिटिशर्स को डराता है, फियर अमंग ब्रिटिशर्स आईएनए से डरते हैं, प्लस जो आईएनए ट्रायल शुरू होते हैं, आईएनए ट्रायल के बाद जो इंडियंस में गुस्सा होता है और नेवल म्यूटिनी आती है, इससे अंग्रेज समझ जाते हैं कि अब वो यहां पे नहीं रह सकते। फिर हम देखते हैं कि जो फॉर्मल ट्रांसफर ऑफ पावर होता है वो कैबिनेट मिशन प्लस माउंटबेटन प्लान के साथ हो जाता है। यहां पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनती है और ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाता है। तो ये कई सारे इंसिडेंट्स हैं जिनका आप जिक्र करोगे और उसका इंपैक्ट बताते चले जाओगे। आपको उन इंसिडेंट्स के बारे में बताना है, उनका इंपैक्ट बता देना है, और ये करने के बाद आप चुपचाप अपने कंक्लूजन पे आ जाओगे। चुपचाप कंक्लूजन पे आ जाओगे, और जब कंक्लूजन पे आओगे तो आप साफ साफ लिखोगे कि इंडिया को जो इंडिपेंडेंस दी गई, जो इंडिया को इंडिपेंडेंस दी गई, ये कोई गिफ्ट नहीं था, नॉट अ गिफ्ट ऑफ लेबर गवर्नमेंट। ये ब्रिटेन की लेबर गवर्नमेंट का कोई गिफ्ट नहीं था, बल्कि 1940 से 47 के बीच में जो हमने प्रेशर एक्सर्ट किया था, ये उसका रिजल्ट था। ये क्या था एक्चुअली में? ये एक्चुअली में आउटकम था, आउटकम ऑफ प्रेशर exerted by Indians, exerted by Indians from 1940 to 47, from 1940 to 47। तो 1940 से 47 के बीच में जो हमने प्रेशर एक्सर्ट किया है ना, ये उसका एक्चुअली में आउटकम है, ये उसका रिजल्ट है। आप इस चीज को यहां पर ऐसे बहुत ही स्पेसिफिकली मेंशन कर सकते हो। तो ये जो मैकेनिज्म आप ऑप्ट करते हो, इससे आपका जो कंक्लूजन है वो भी ड्रॉ हो जाता है। तो देखो, इसी फॉर्मेट में आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आराम से अगर आप चाहोगे तो इसे खूब बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर आप अगले क्वेश्चन पर अपनी चलोगे तो आपको क्या मिलेगा? जब आप अगले क्वेश्चन पर जाते हो तो क्वेश्चन मिलता है, elucidate the influence of prominent leaders in shaping objectives and strategies of Swadeshi movement. Additionally, assess how the movement advanced the concept of economic self-reliance in pre-independence India. अब देखो, यहां पर आपको बताना है स्वदेशी मूवमेंट के बारे में, ठीक है? तो आपकी जो सेंट्रल थीम है वो है स्वदेशी मूवमेंट, ये है सेंट्रल थीम। मतलब कि जो आपका इंट्रोडक्शन है वो यहीं पे बनेगा। सेंट्रल थीम स्वदेशी मूवमेंट है, तो यहीं पर आपका इंट्रोडक्शन बनेगा। अब यहां पे अगर आपको स्वदेशी मूवमेंट को सेंट्रल थीम में ग्रांट करना है और उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में लीडर्स का कंट्रीब्यूशन बताना है, तो अब यहां पर आप एक चीज को ध्यान में दो कि अगर 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 आप यहां पर ये एफर्ट करो, अगर आप यहां पर ये एफर्ट करो कि आपको कई सारे लीडर्स को हेडिंग में डालना पड़े, जैसे कि मैं बता रहा हूं कि आपके सिनॉप्सिस में एक फॉर्मेट दिया गया है जो मैंने देखा भी, वो ये है कि इन्होंने एक एक करके कई सारे लीडर्स के बारे में बताया। बाल गंगाधर तिलक के बारे में, अरविंदो घोष के बारे में, बिपिन चंद्र पाल के बारे में, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में, इसके अलावा लाला लाजपत राय के बारे में बात है रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, और इसके अलावा बात दादा भाई नौरोजी के बारे में है, चिदम्बरम पिल्लई के बारे में है, और चिदम्बरम पिल्लई के अलावा यहां पर देखो कई सारे 7-8 लीडर्स का यहां पर जिक्र किया गया है। अब देखो, ये जो मैकेनिज्म है ये एक अच्छा तरीका हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में सीधे सीधे पूछा गया है कि क्या इन्फ्लुएंस रहा है स्वदेशी मूवमेंट में इन लीडर्स का। लेकिन आप एक बात और समझो, एक बात और समझो कि अगर आपने ये मॉडल ऑप्ट किया तो इस मॉडल में एक रिस्क है। रिस्क क्या है? पहली बात तो आप सारे लीडर्स के ऊपर हेडिंग नहीं बना सकते। आपके ऐसे 15 लीडर्स बन जाएंगे जिनकी हेडिंग बनेगी, यहां पे 8 बनाए गए हैं, और मैं कह रहा हूं कोई ना कोई छोड़ ही दोगे। मैं कहता हूं कि यहां पर आपने कितने लीडर्स को देखा, कितने लीडर्स को देखा? आपने यहां पे बाल गंगाधर तिलक को देख लिया, लाला लाजपत राय को देख लिया, बिपिन चंद्र पाल को देख लिया, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को देख लिया, आपने लाला लाजपत राय को देख लिया, रविन्द्रनाथ टैगोर को देख लिया, दादा भाई नौरोजी, चिदम्बरम पिल्लई, और यहां पे बस गोपाल कृष्ण गोखले नहीं है यहां पे। मैं तो हर्ट हो गया, मेरे को तो बड़ा बुरा लग गया। गोखले क्यों नहीं है यहां पे?
मेरा मेरा दिल बहुत दुखी हो गया है, अब मैं नंबर काटूंगा, मैं नहीं दूंगा नंबर, क्योंकि आपने मेरे प्यारे सबके दुलारे गोखले का नाम क्यों नहीं मेंशन किया। मैं कह रहा हूं कि अगर आप हेडिंग्स बनाते हैं तो सबसे बड़ा रिस्क ये होता है कि आप सारे लीडर्स को अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे, और अगर आपने किसी ऐसे लीडर को छोड़ दिया जो हो सकता है कि आपके कॉपी चेकर का फेवरेट हो और उसके दिमाग में वो सबसे पहले आ गया हो और आपने वही मिस आउट कर दिया है, तो आप तो गए। और दूसरा कि लीडर्स की लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, आपके आंसर का जो फॉर्मेशन है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। तो वाइज ऑप्शन क्या है? वाइज ऑप्शन ये है कि आप स्वदेशी मूवमेंट के ऊपर अपना इंट्रोडक्शन बनाइए, और जो आप स्वदेशी मूवमेंट के ऊपर अपना इंट्रोडक्शन बना रहे हैं, ठीक है, तो आप बता दीजिए स्वदेशी मूवमेंट का बैकग्राउंड बता दीजिए सिंपली, और उसके बाद आप जो अपना बॉडी पार्ट है ना, इसमें लीडर्स को मत पकड़िए, आप पकड़िए ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज को। ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज को पकड़िए, और एक ऑब्जेक्टिव में, एक स्ट्रेटजी में एक से ज्यादा लीडर्स को अकोमोडेट कर लीजिए। ऐसा करके आप एक से ज्यादा लीडर्स को अकोमोडेट कर पाएंगे, और आपको पता है कि आपके पास ज्यादा पॉइंट्स बनाने का मौका नहीं है, 10 मार्कर क्वेश्चन है, आप 4 या 5 पॉइंट एक हिस्से में बना पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। तो ब्रीफ में अपनी बात कहिए, 2-3 लीडर्स का नाम एक साथ क्लब करिए, और ऐसे आप ज्यादा लीडर्स का नाम लिख पाएंगे। और अगर आपने किसी को छोड़ भी दिया, मैं कहता हूं कि गोखले को आपने वहां पे नहीं भी मेंशन किया, तो हेडिंग में गोखले नहीं है, हेडिंग में बाकी लीडर्स भी नहीं है, तो मुझे हर्ट नहीं होगा। अब आप हेडिंग बना रहे हो कुछ लीडर्स का और गोखले को छोड़ रहे हो, तो आई विल बी हर्ट। लेकिन अगर आपने हेडिंग नहीं बनाई है, आई विल नॉट बी हर्ट इवन इफ यू मिस इट, इवन इफ यू मिस इट। तो एक दूसरा तरीका ये हो सकता है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का कि आप स्ट्रेटजीज एंड ऑब्जेक्टिव्स पर जाएं, ना कि लीडर्स के ऊपर जाएं। तो देखो, सबसे पहले तो इसे फॉर्मेट करने का एकदम सिंपल सा तरीका क्या है कि आप यहां पे बनाओ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको क्या करना है? आपको स्वदेशी मूवमेंट को हाईलाइट करना है। जो स्वदेशी मूवमेंट है, आप उसमें ये बता सकते हो ये शुरू हुआ है, ये शुरू हुआ है एंटी पार्टीशन मूवमेंट के साथ। स्वदेशी मूवमेंट जो है वो एंटी पार्टीशन मूवमेंट के साथ शुरू हुआ है, लेकिन फिर ये लैंड कहां कर गया? ये लैंड कर गया ग्रेजुअली डिमांड ऑफ स्वराज पे। लेकिन फिर ये मामला गया कहां? ये मामला स्वराज की डिमांड पे चला गया। फिर आप बॉडी पार्ट पर आ जाओ, सिंपली आप बॉडी पार्ट पर आ जाओ, और जब आप यहां पर बॉडी पार्ट पर आ रहे हो, तो बॉडी पार्ट पर आप एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात करो ना। सबसे पहले आप स्वराज की बात करो। जब आप स्वराज की बात करोगे, तो आप स्वराज की बात करोगे तो आप तिलक का नाम लो, तिलक का नाम लो, आप तिलक का नाम ले सकते हो। आप यहां पर औरबिंदो घोष की नाम बात कर सकते हो। औरबिंदो घोष की बात कर सकते हो। तिलक का स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, आप इसकी बात कर सकते हो। पहले आप एम लिख लो। एम में एक तो स्वराज हो गया, स्वराज के अलावा एक एम हो गया सेल्फ रिलायंस, एक एम हो गया सेल्फ रिलायंस। तो जब आप सेल्फ रिलायंस की बात करोगे, तब यहां पे आप चिदंबरम पिल्लई का नाम ले लो, यहां पे आप इकोनॉमिक क्रिटिक्स की बात कर लो, यहां पे आप चिदंबरम पिल्लई का नाम ले लो, दादा भाई नौरोजी का नाम ले लो, आप यहां पे कल्चरल रिवाइवल की बात कर लो, कल्चरल रिवाइवल की बात कर लो, तो यहां पे आप रविन्द्रनाथ टैगोर की बात कर लो, अवनींद्रनाथ टैगोर की बात कर लो, ठीक है। यहां पे जो इनिशियल पीरियड है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड का है। मेथड्स में इनिशियली हमने कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड का इस्तेमाल किया है। तो यहां पे आप सुरेंद्रनाथ बनर्जी का जिक्र कर दो, क्योंकि स्ट्रेटजीज एंड एम्स दोनों की बात कर रहे हो, तो यहां पे आप सुरेंद्रनाथ बनर्जी का जिक्र कर दो। फिर आप पैसिव रेजिस्टेंस का जिक्र कर दो, क्योंकि जब आप एम की ही बात कर रहे हो तो मामला पैसिव रेजिस्टेंस का भी आएगा, और जब पैसिव रेजिस्टेंस की बात आएगी तो आपको मेंशन अरविंदो घोष को ही करना पड़ेगा, क्योंकि अरविंदो घोष सबसे प्रोमिनेंट थे इसमें। उन्होंने पैसिव रेजिस्टेंस का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसको हाईलाइट किया है।
पैरेलली आप यहाँ पे बिपिन चंद्र पाल का नाम मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब ये कहने का मतलब है कि जब आप इस ओरिएंटेशन में जाते हो तो आपके पास ज्यादा लीडर्स को अकोमोडेट करने का मौका है। और दूसरा कि अगर आपने किसी लीडर को छोड़ भी दिया है तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, बवाल की बात नहीं है। अब आपको यहां पर एक हिस्सा इसमें और टैकल करना होगा, और वो हिस्सा कौन सा है कि कैसे इसने सेल्फ रिलायंस को बढ़ावा दिया। तो जब आप इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस पर जाओगे, जब आप इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस पर यहां पर जाओगे, तो दूसरा हिस्सा आप बनाओगे इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस का। तो जब आप इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस की बात करोगे तो यहां पे ड्रेन थियरी को लेकर जो अवेयरनेस फैलाई जाएगी आप उसका जिक्र कर लो। यहां पे आप बात कर लो ड्रेन थियरी की, इकोनॉमिक ड्रेन थियरी की। यहां पे आप बात कर लो स्वदेशी की, स्वदेशी की, प्रमोशन ऑफ खादी एंड चरखा की, प्रमोशन ऑफ खादी और चरखा की। यहां पे आप बात कर लो बॉयकॉट की, यहां पे आप बात कर लो स्वदेशी स्टोर्स की, केमिकल फैक्ट्रीज की जो समय स्टैब्लिश हुई हैं सभी इकोनॉमिक रिलायंस में मेंशन कर दो। और इन सबको मेंशन करने के बाद सीधा कंक्लूजन पे आ जाओ। कंक्लूजन में आप देखो तो ये फर्स्ट पीसफुल मास मूवमेंट था, फर्स्ट पीसफुल मास मूवमेंट था जिसमें वाइड रेंज ऑफ पार्टिसिपेशन देखने को मिला, वाइड रेंज ऑफ पार्टिसिपेशन देखने को मिला। तो जब इतना वाइड रेंज ऑफ पार्टिसिपेशन देखने को मिला तो इससे हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आया और हम आने वाले नेशनल मूवमेंट के लिए और बेटर तैयार हो गए। बस कंक्लूजन ड्रॉ कर दो, दैट्स वेरी सिंपल। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो कि नहीं, आप इसको भी अटेम्प्ट कर सकते हो। इसको अटेम्प्ट करने के बाद अगर हम फोर्थ क्वेश्चन पे जाते हैं, अगर हम अगले क्वेश्चन पर जाएं तो अगले क्वेश्चन का आप मॉडल देखो। यहां पे आपको बताना है ट्रांसफॉर्मेटिव इंपैक्ट जो सोशलिस्ट इन्फ्लुएंस का आईएनसी के ऊपर आता है और ये कैसे हमारे फ्रीडम स्ट्रगल की डायरेक्शन को चेंज करता है। तो यहां पर आप सबसे पहले, तो अगर आपने इंट्रो बनाना है इस क्वेश्चन में, अगर आपको इसमें इंट्रो बनाना है तो आप सोशलिज्म इन इंडिया को इंट्रोड्यूस कर दो, सोशलिज्म इन इंडिया। और जब आप सोशलिज्म इन इंडिया की बात करोगे, अगर आप सोशलिज्म इन इंडिया की बात करोगे तो आप बोल्शेविक रिवॉल्यूशन का जिक्र कर दो कि जो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हो रहा है 1917 का, और बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के बाद जिस तरीके से उन्होंने अपनी सारी कॉलोनीज को आजाद कर दिया, उससे इंडिया में सोशलिस्ट इंस्पायर हुए हैं, उससे इंडिया में सोशलिस्ट इंस्पायर हुए हैं। और पैरेलली आप जो ट्रांसफॉर्मेटिव इंपैक्ट आया है इंडियन सोसाइटी के ऊपर, आप उसको मेंशन कर दो। तो आपको यहां पे सिंपली दो चीजें, अगर आप बॉडी पार्ट में जाओगे तो मेंशन करना होगा। तो बॉडी पार्ट में एक तो आपको इंपैक्ट मेंशन करना है, और दूसरा आपको जो फ्रीडम स्ट्रगल का डायरेक्शन रीशेप हुआ है उसको मेंशन करना है, रीशेपिंग ऑफ डायरेक्शन। रीशेपिंग ऑफ डायरेक्शन मेंशन करना है। तो इंपैक्ट में हमें पता है कि जैसे ही यहां पे सोशलिज्म की एंट्री होती है तो एक यूथ पॉलिटिक्स डोमिनेट करना शुरू कर देती है, वर्कर्स के राइट्स की यहां पे बात शुरू हो जाएगी, यहां पे एंटी इंपीरियलिस्ट पॉलिसीज को हम इंपॉर्टेंस देने लग जाएंगे। यहां पे जो सोशलिस्ट विंग है वो डेवलप होगी विद इन कांग्रेस। हम यहां पे देख रहे हैं कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में बनती है, जो आजादी के बाद 1948 में अलग होती है आईएनसी से। यहां पर सोशल जस्टिस के ऊपर ज्यादा फोकस होगा। 1932 का जो लाहौर सेशन होगा वहां पे हम देख रहे हैं कि जो इकोनॉमिक राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके बारे में बात होगी, ठीक है। तो यहां पर पैरेलली हम देखेंगे कि सोशल जस्टिस में अनटचेबिलिटी को भी हम इरेडिकेट करने के एफर्ट्स करेंगे। फिर जो हम चेंजेस की बात करेंगे तो फ्रीडम स्ट्रगल का जो एजेंडा था वो बहुत वाइड हो गया। पहले हमें स्वराज या आजादी चाहिए थी, अब केवल स्वराज नहीं चाहिए। अब जो हमें स्वराज चाहिए उसमें हमें इस बात को भी इंश्योर करना है कि सभी लोगों को जस्टिस मिले, इक्वलिटी मिले, लिबर्टी मिले, अनटचेबिलिटी खत्म हो। हमारा ये भी एम बन चुका है। अब हम मास जो मूवमेंट है उसको मोबिलाइज कर रहे हैं, यूथ रेडिकलाइज हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द एलिमेंट ऑफ सोशलिज्म। एंटी कॉलोनियल यूनिटी यहां पे बिल्ड हो रही है दूसरे देशों के साथ। जैसे आप देखोगे कि जो बाकी के फोर्सेस हैं हम उनके साथ अलाइन होने की कोशिश कर रहे हैं। रेडिकल रिफॉर्म्स में हमें देखने को मिलेंगे, कुछ इंडस्ट्रीज और लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की भी बातें की जाएंगी। तो कई सारे चेंजेस हमारे नेशनल मूवमेंट में यहां पर रीशेप होना शुरू होंगे। और फिर आप अल्टीमेटली बता दोगे कि जो सोशलिज्म का एजेंडा 1920s में इंडिया में इमर्ज हुआ वो देश की आजादी के बाद भी हमारे आइडियाज को, हमारी पॉलिसीज को शेप करता है, और आने वाले समय में भी जो इंडिया है, आइडिया ऑफ इंडिया है, उसको क्रिएट करता है। ऐसे करके आप इस क्वेश्चन को कंक्लूड कर दोगे।
ठीक है, फिर जब आप आगे बढ़ोगे और आप 5वें क्वेश्चन पे जाओगे तो आपके सामने सीडीएम का ऑब्जेक्टिव और आउटकम एनालाइज करना है इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एनालाइज द ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम ऑफ सीडीएम इन इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले तो सीडीएम को यहां पर चुपचाप इंट्रोड्यूस कर देना है। इंट्रोडक्शन में आपको यहां पे सीडीएम मेंशन कर देना है, और जब आप सीडीएम को यहां पे मेंशन करोगे तो आप मेंशन क्या करोगे, बैकग्राउंड डाल दो, एकदम सिंपल बैकग्राउंड डाल दो। आप बता दो कि हां एनसीएम का फेल्योर हुआ है, पॉलिटिकल डिसअपॉइंटमेंट है, पॉलिटिकल डिसअपॉइंटमेंट है, ठीक है। साइमन कमीशन आ रहा है जिसमें कोई इंडियन नहीं है, कोई इंडियन नहीं है। नेहरू रिपोर्ट बनाई जा रही है और हमने स्वराज की डिमांड की है, लेकिन ब्रिटिशर नहीं मान रहे हैं, हमें मिल नहीं रहा है, तो हम कंपेल्ड हैं कि हम एक वाइडर मूवमेंट लॉन्च करें, जिसके लिए हम काफी लंबे समय से तैयार हैं। अब इसके बाद आपको चुपचाप अपने बॉडी पार्ट पर आना है, और जब आप बॉडी पार्ट पर आएंगे तो आपको एकदम सिंपल से दो हिस्से करने हैं। आपको एक तो ऑब्जेक्टिव बताना है कि क्या एम था और हमें इसका आउटकम क्या मिला, क्या एम था और हमें इसका आउटकम क्या मिला। तो आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा कि जो एम है वो एकदम सिंपल है। एम में हमें रिप्रेसिव लॉस के अगेंस्ट में, देखो सबसे पहला एम तो आप पूर्ण स्वराज बताना। देखो सीडीएम का जो एम था वो स्वराज नहीं था, शुरू में हमने स्वराज मांगा था। इनफैक्ट नेहरू रिपोर्ट में स्वराज की बात की गई थी, वो हमने डिमांड किया था, वो हमें उन्होंने दिया नहीं था। तो हमारा एम यहां पे स्वराज नहीं था, हमारा जो यहां पर एम है दैट इज कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो पहले तो आप इस पॉइंट को मत लिखना, पहले आप मेंशन करना कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये पहला पॉइंट लिखना कि हमारा जो पहला एम है ना वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस है। उसके बाद आप ये बता देना कि जो वेरियस रिप्रेसिव लॉस थे उनके अगेंस्ट में हम जाना, मतलब चाहते हैं ऐसे लॉस को खत्म किया जाए। कंप्लीट इंडिपेंडेंस का पॉइंट यहां पर दिया है, नीचे आपसे पहले कर देना। हमें मास पार्टिसिपेशन को मोबिलाइज करते हुए ब्रिटिशर्स को प्रेशराइज करना है, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करनी है कि भाई आपको जाना है, यहाँ आपका घर नहीं है, यहाँ पे घर आपका ब्रिटेन में है, इधर से निकलो, बोरिया बिस्तर बांधो धीमे धीमे, ठीक है। अब देखो जब आप आउटकम की बात करोगे तो आउटकम दो तरीके के हो सकते हैं, कुछ पॉजिटिव होंगे कुछ नेगेटिव होंगे। पॉजिटिव आउटकम में नेशनल कॉन्शियसनेस यहां पर बढ़ रही है, ठीक है, नेशनल मूवमेंट स्ट्रांग हुआ है, इंटरनेशनल लेवल पे जो ये मूवमेंट है ये अच्छा कवरेज अवेल करता है। गांधी जी का सॉल्ट का आइडिया एकदम एक्सीलेंट था। यहाँ पे जब धरसाना सत्याग्रह में सत्याग्रहियों को पीटा जाता है तो वेब मिलर उसको रिकॉर्ड करता है, पूरी दुनिया में ब्रिटेन को क्रिटिसाइज किया जाता है, जो नॉन वायलेंट सत्याग्रही थे उनको पीटने के लिए इतने ब्रूटली, तो अच्छा कवरेज मिलता है, निगोशिएशन लिवरेज मिलती है। इरविन इक्वल स्टेटस देते हुए सभी लीडर्स को बिठाता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। तो आप देख रहे हो कि इंडियंस को अब इक्वल स्टेटस मिल रहा है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। विमेन का इंपावरमेंट होता है क्योंकि विमेन लीडरशिप काफी ज्यादा स्ट्रांग हुई है। सरोजिनी नायडू की लीडरशिप में बहुत सारे विमेन ने पार्टिसिपेट किया है यहाँ पे। तो ये सारी बातें आप पॉजिटिव आउटकम में लिखोगे। नेगेटिव में कि रिप्रेसिव लॉज ब्रिटिशर्स ने यूज किए, उन्होंने अपनी ओर से काफी वायलेंस किया, ब्रूटल पुलिस क्रैकडाउन हुआ, इकोनॉमिक डिसरप्शन हुआ, जब एक्टिविटी शुरू होती हैं तो फिर जो लेबर स्ट्राइक्स है उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो इकोनॉमिक शटडाउन देखने को मिलता है इस दौरान, जिसका नुकसान हमें भी होता है। इंटरनल डिविजन हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि अलग अलग पार्टीज, आप देखो तो जब सीडीएम शुरू होता है तो यहां पर जो मुस्लिम लीग है वो अलग हो जाती है, जिन्ना अलग हो जाते हैं नेहरू रिपोर्ट से नाराज हो जाने के बाद। इधर जो लिबरल फेडरेशन है वो पार्टिसिपेट कर रहा है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। अंबेडकर जी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे एक्टिवली, वो ब्रिटिशर्स के साथ निगोशिएट कर रहे हैं, वो सेपरेट इलेक्टोरेट मांग रहे हैं दलितों के लिए। तो एक डिवीजन सोसाइटी में देखने को मिलेगा इसी ड्यूरेशन में, मतलब हम यहाँ पर पूरी तरीके से यूनिफाइड नहीं हो पाए हैं। गांधी इरविन पैक्ट के बाद जब थोड़े समय के बाद, मतलब एक साल में 7 दिन कम, मतलब 12 मार्च को ये 1930 में शुरू हुआ था और 5 मार्च को 1931 में बंद हो गया। जब गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च को होता है तो उसी दिन ये बंद हो जाता है। तो ये जो एक साल में 7 दिन कम ये मूवमेंट चलता है पहले फेज में, रफली एक साल। फिर गांधी इरविन पैक्ट के बाद जब ये बंद हो जाता है तो एक सेटबैक लग जाता है। उसके बाद गांधी जी जब आते हैं वापस और इसे जनवरी 1932 में वापस से रिवाइव करते हैं, तो वो इसको वापस से स्टार्ट नहीं कर पाते हैं, ब्रिटिशर्स इसको बड़े आराम से सप्रेस कर देते हैं। यहां पर वो सक्सेसफुल रहते हैं और एस्पायरेशंस हमारी अनफुलफिल्ड रह जाती हैं। अब बताओगे कि सीडीएम चाहे जितना ही फेल रहा हो, इसने हमारी एस्पायरेशंस को फोरफ्रंट पे रखा,
ब्रिटिशर्स को प्रेशराइज किया और हमारे नेशनल मूवमेंट को इसने आगे एक ग्रोथ दी। इस तरीके से आप एक पॉजिटिव आउटकम यहां पे क्रिएट कर दोगे। अब जो अगला क्वेश्चन आपके सामने है दैट इज अबाउट आईएनए। आपको बताना है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने आईएनए का फॉर्मेशन किया और सुभाष चंद्र बोस की लीडरशिप के बाद इसमें क्या चेंजेस आए। तो आईएनए के फॉर्मेशन के पहले की प्री कंडीशंस को आपको एक्सप्लेन कर देना है इस क्वेश्चन में। इंट्रोडक्शन में आप आईएनए के बारे में बता दो, आईएनए का फॉर्मेशन बता दो ना, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस तो आईएनए के फॉर्मेशन में है नहीं। यू कैन टेल कि आईएनए का जो फॉर्मेशन है वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो हुआ करते थे, जो जापान ने कैप्चर करके रखे थे ब्रिटिशर्स के इन साउथ ईस्ट एशिया, उनको रास बिहारी बोस ने कैप्टन मोहन सिंह की मदद से ऑर्गेनाइज किया और आईएनए का फॉर्मेशन किया गया। अब इसमें बताओ कि प्री कंडीशंस क्या थी आईएनए के फॉर्मेशन के पहले की। प्री कंडीशंस वर वेरी सिंपल। प्री कंडीशंस में यू कैन सी कि जो वॉर टाइम माइजरीज हैं वो बढ़ी हुई हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्विट इंडिया मूवमेंट ने एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट की है, पॉइंट नंबर 3। यहां पर जापान का सपोर्ट है, पॉइंट नंबर 4। बहुत बड़ी संख्या में प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं, पॉइंट नंबर 5। एक बहुत बड़ी एथनिक कम्युनिटी है जो इंडियन है और साउथ ईस्ट एशिया में रह रही है, जो पार्टिसिपेट करने को राजी है, जो सपोर्ट करने को राजी है आईएनए को। तो ये जो प्री कंडीशंस हैं, इन प्री कंडीशंस में आईएनए का फॉर्मेशन होता है। अब सुभाष चंद्र बोस के जाने के बाद इसमें चेंजेस क्या आते हैं। चेंजेस आर वेरी सिंपल। सुभाष चंद्र बोस की लीडरशिप के बाद देखो कैप्टन मोहन सिंह अपोज करते हैं, तो कैप्टन मोहन सिंह जब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को अपोज करते हैं तो फिर उनको डिटेन कर लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, तो उसके बाद उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है, तो कमजोर पड़ जाता है आईएनए। सुभाष चंद्र बोस जाते हैं तो आजाद हिंद फौज के फॉर्म में उसे रीऑर्गेनाइज करते हैं। वहां पे अलग अलग ब्रिगेड्स बनाई जाती हैं, नेहरू ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, रानी झांसी ब्रिगेड और क्या कहते हैं सुभाष ब्रिगेड भी बनाई जाती है। ये सब ब्रिगेड्स बन रही हैं, रीऑर्गेनाइजेशन होता है, वो प्रोविजनल गवर्नमेंट बना रहे हैं, वो बहुत फ्यूरियस बैटल्स लड़ रहे हैं जापानीज सपोर्ट से, कुछ हालांकि ड्रॉबैक्स भी उनको मिल रहे हैं। वो जो साउथ ईस्ट एशिया में जो इंडियन कम्युनिटी है उसका सपोर्ट कैटर कर रहे हैं, डोनेशन अवेल कर रहे हैं, वो ब्रिटिशर्स के मन में एक फियर जनरेट कर रहे हैं। तो कई सारे चेंजेस हमें यहां पे देखने को मिलते हैं। आईएनए भले ही फेल कर गया हो, इंडिया को आजाद न करवा पाया, वहां पे आप गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम, आप इसको भी जिक्र कर सकते हो कि ये इंडियंस के मन में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। तो दूसरा हिस्सा बनेगा और फिर आप बता दोगे कि आईएनए ने सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट की है। और जब क्लीमेंट एटली आता है 1956 में, मतलब अपना टेन्योर खत्म कर लेने के बाद 1956 में, तो देखो 46 में वो बनता है पीएम, उसका टेन्योर खत्म हो जाता है, चर्चिल वापस से पीएम बनते हैं। तो 56 में जब वो इंडिया आता है तो ये मेंशन करता है कि दो इंसिडेंट्स थे जिसके बाद ये श्योर हो गए थे कि इन्हें इंडिया छोड़ना होगा। एक था आईएनए और दूसरा था नेवल म्यूटिनी ऑफ 1946। तो आप इस चीज को कंक्लूड कर सकते हो इस फॉर्म में, ठीक है। फिर जब आप अगले क्वेश्चन पे जाते हो, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, तो जब आप क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर जाते हो तो आपके सामने क्वेश्चन है 1857 का रिवोल्ट। 1857 का रिवोल्ट ये केवल एक सिपॉय म्यूटिनी नहीं थी, ये एक पीजेंट मतलब एक पॉपुलर अपराइजिंग थी। अगर आपको ये बताना है तो सबसे पहले तो आप 1857 के रिवोल्ट को इंट्रोड्यूस कर दो। इंट्रो में आप 1857 के रिवोल्ट को इंट्रोड्यूस कर दो। अच्छा रहेगा कि आप इसका बैकग्राउंड मेंशन कर दो और मतलब ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन को हाईलाइट कर दो। अगर आप चाहो तो यहां पे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का भी जिक्र कर सकते हो। अब आपके सामने दो मुद्दे हैं। एक मुद्दा यह है कि आपको यह बताना है कि एक पॉपुलर अपराइजिंग थी, और दूसरा आपको यह बताना है कि क्यों इसे सिपॉय म्यूटिनी कहा जाता है, क्यों ब्रिटिशर्स इसको सिपॉय म्यूटिनी कहते हैं। तो जब आपको पॉपुलर अपराइजिंग बताना है ना इसको, तो आप यहां पे दो चीजें बताओगे। एक तो बताओगे रीजन और दूसरा बताओगे पार्टिसिपेशन। रीजंस में आप सारे रीजंस बताओ, इकोनॉमिक बताओ, पॉलिटिकल बताओ, एडमिनिस्ट्रेटिव बताओ, कल्चरल बताओ या रिलीजियस बताओ, ठीक है, ये सारे रीजंस बताओ। पार्टिसिपेशन में आप बताओ मास पार्टिसिपेशन। मास पार्टिसिपेशन पहले दिल्ली में और फिर आउटसाइड दिल्ली, और यहीं पर आपको जिक्र करना चाहिए आजमगढ़ डिक्लेरेशन का। यहीं पर आप जिक्र कर सकते हो आजमगढ़ डिक्लेरेशन का, जो कि वाइडर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बताता है इस अपराइजिंग का। फिर जब आप सिपॉय म्यूटिनी में जाओगे तो फिर आप यहां पे बताओगे कि सभी के वेस्टेड इंटरेस्ट थे, ठीक है। इसका जो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट है
वो लिमिटेड है, ठीक है। सेपॉय इसकी बिगिनिंग करते हैं, वीक लीडरशिप है, या आप सिंपली ये बोल सकते हो कि जो लीडर्स हैं वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, ठीक है। कोई वाइडर सपोर्ट नहीं है, मिडिल क्लास इंटेलिजेंस या सपोर्ट नहीं कर रहा, वो इसको रिग्रेसिव मान रहे हैं। मिडिल क्लास इंटेलिजेंस या सपोर्ट नहीं कर रहा और कोई यूनिफाइड आइडियोलॉजी नहीं है, ठीक है। तो आप इसके बाद फिर समअप कर दोगे, समअप करते हुए आप ये बोल दोगे कि ये भले ही मतलब आप ये कह सकते हो कि ना तो ये सेपॉय म्यूटिनी थी और ना ही ये बहुत पॉपुलर कैरेक्टर का एक नेशनल मूवमेंट था, लेकिन ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अपराइजिंग थी जो ब्रिटिशर्स के समय में इंडिया में होती है। इनफैक्ट मैं कहूंगा पूरे 19th सेंचुरी में किसी भी कॉलोनियल पावर के अगेंस्ट में ये सबसे बड़ी अपराइजिंग थी जो दुनिया में कहीं पर भी हुई है, और इसने इंडिया के नेशनलिज्म का बेस तैयार किया है। ऐसे करके आप कंक्लूड कर दोगे और इस तरीके से जो आपका ये आंसर है ये फ्रेम हो जाएगा, तो ये इसका आप मैकेनिज्म डेवलप कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस को यहां पर इवैल्यूएट कर लिया है और आपको एक आइडिया, आपको एक आउटलाइन बता दी गई है कि आप इन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट कर सकते थे। आई होप कि आप इसे अच्छी तरीके से समझ पाए हैं और आप बेहतर आंसर करेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को अलविदा और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।